हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट धनंजय दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिको एंड पोइट्री विद धनंजय। आज अब इस वीडियो में किसी दवा के विषय में नहीं बल्कि ब्लड टेस्ट के विषय में जानेंगे जो सीबीसी के नाम से प्रचलित है। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है जब डॉक्टर किसी मरीज का उसके ओवरऑल हेल्थ की जानकारी लेना चाहता है कि उसके ब्लड में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, तब डॉक्टर द्वारा सीबीसी कराने की सलाह दी जाती है। तो आज हम समझते हैं कि सीबीसी डॉक्टर द्वारा क्यों लिखा जाता है, क्या जानने के लिए सीबीसी लिखा जाता है, किन किन बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए सीबीसी लिखा जाता है। तो टोटल इस वीडियो में हम उस टॉपिक को कवर करेंगे कि सीबीसी क्यों इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यह भी है कि सामान्य व्यक्ति भी जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में प्रैक्टिशनर है वो तो ठीक है, उनके लिए पैथोलॉजिकल जो रिपोर्ट आती है सीबीसी की उसके लिए समझना आसान है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी एक अवेयरनेस के लिए चिकित्सा क्षेत्र में जानकारी रखना चाहता है तो वो भी यदि मेरे इस वीडियो को देखता है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे यदि वो पहली बार है तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि भविष्य में भी मेडिसिन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उस व्यक्ति तक पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं कि सीबीसी के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो हम एक एक 1 बाय 1 करके समझेंगे जिससे कि हमें और आसानी होगी समझने में, क्योंकि जब सीबीसी का पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आता है तो उसमें क्या क्या मेंशन होता है, उसमें क्या क्या नॉर्मल रेंज होता है, नॉर्मल रेंज से कम कोई चीज़ पाया जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, नॉर्मल रेंज से अधिक जब वो वैल्यू आती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो कंप्लीट सिनेरियो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं आरबीसी को। तो देखिए, आरबीसी महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग होता है, उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है। तो यहाँ हम समझते हैं पहले कि आरबीसी में जो पुरुषों में होता है उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो 4.3 से लेकर के 5.9 मिलियन तक होता है, और यदि हम फीमेल औरतों में बात करें तो 3.5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक होता है। आरबीसी की जो मानक होती है, जो यूनिट होती है, वो मिलियंस में मापी जाती है, इसलिए यूनिट को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम समझते हैं हीमोग्लोबिन, वो भी पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग होता है। यदि हम पुरुषों में हीमोग्लोबिन के रेंज की बात करें तो वो 13 से लेकर के 17 के बीच में होता है, और यदि महिलाओं में बात करें तो 12 से लेकर के और 16 के बीच में होता है। आरबीसी और हीमोग्लोबिन का जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सेम क्यों होता है? क्योंकि जो आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो आरबीसी के सतह के सबसे ऊपरी वाले फॉर्म में पाया जाता है। तो दोनों के कार्य करने का जो फंक्शन होता है, दोनों के जो लक्षण प्रतीत होते हैं, यदि आरबीसी लो होता है और हीमोग्लोबिन लो होता है तो उसके जो रिजल्ट होते हैं, लक्षण जो प्रतीत होते हैं, सिम्टम ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो इस वीडियो में हम आरबीसी और हीमोग्लोबिन को एक साथ लेके चलेंगे। तो अब हम समझते हैं कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन का जब लेवल शरीर में बढ़ जाता है तो क्या होता है। व्हेन इंक्रीज द लेवल ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन इन ब्लड, इट मे बी वेरी डेंजरस, इट कॉजेस हार्ट अटैक ऑल्सो। क्योंकि ये जब लेवल बढ़ जाता है हीमोग्लोबिन का और आरबीसी का ब्लड में, तो वो ब्लड के जो होती है थिकनेस होती है उसको बढ़ा देता है, ब्लड के थिकनेस को बढ़ाने का कार्य करता है, क्लॉटिंग फॉर्म को बढ़ा देता है, जिससे कि जब हार्ट द्वारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, फिल्टर होता है, तो हार्ट में ब्लड की वो क्लॉट जो है फंसने की संभावना हो रहती है, जिससे कि ब्लड व्यक्ति के हार्ट अटैक आ सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हम समझते हैं कि किन किन कारणों से क्या क्या हम जब यूज करते हैं तो ये कैसे बढ़ता है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन ब्लड में कैसे बढ़ता है। तो अगर हम हेल्दी आयरन सप्लीमेंट यूज करते हैं या फिर रेड मटन जो होता है और पालक वगैरह में फॉलिक एसिड की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ऐसा आहार, ऐसा डाइट जो अपने दैनिक दिनचर्या में हम यूज करते हैं जिसमें आयरन सप्लीमेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो भी ये हीमोग्लोबिन और आरबीसी की मात्रा जो होती है हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। तो इसको कम कैसे करें ये भी समझते हैं। जैसे ही पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आता है और उसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि अधिक दिखाई देती है, जो कि नॉर्मल रेंज से अधिक है, तो सबसे पहले तो तत्काल प्रभाव से
जो भी हम सोर्सेज डाइट यूज कर रहे हैं प्रॉपर हेल्दी आयरन सप्लीमेंट का, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। और साथ ही साथ इसके साथ एक एलोपैथिक मेडिसिन भी स्टार्ट कर सकते हैं जो ब्लड थिनर के तौर पे उपयोग में लाया जाता है। एसिप्रीन 75 मिलीग्राम, इसका फेमस ब्रांड है इकोस्प्रिन 75 मिलीग्राम। तो आप इकोस्प्रिन 75 मिलीग्राम को दिन में 2 बार उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके कुछ समय बाद जब आप रिपोर्ट फिर से टेस्ट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आरबीसी और जो हीमोग्लोबिन है वो अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अब इसके कुछ आरबीसी के कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिन्हें हम पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी, आरडीडब्ल्यू भी जानते हैं, क्योंकि ये इसके कुछ इंडिकेशंस हैं आरबीसी के। तो हम इसको संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि इनका बढ़ना और घटना क्या संकेत देता है, बॉडी में किस तरह का संकेत देता है। पीसीबी जो एक ऐसा टेस्ट है जो ब्लड में आरबीसी के अनुपात का मानक किया जाता है कि ब्लड में जो उपस्थित आरबीसी की मात्रा जो है कितने अनुपात में है, कितने रेशियो में है। तो पीसीबी का उद्देश्य यही है। और यदि जब पीसीबी का लेवल जो होता है वो ब्लड में बढ़ जाता है तो क्या क्या देखने को मिलता है कि व्यक्ति में यदि डिहाइड्रेशन की कमी है, व्यक्ति का जो बॉडी है उसमें पानी की कमी हो गई है, व्यक्ति जो है वो अधिक ऊंचाई पर रहता हो, और कभी कभी देखा गया है कि बर्निंग केस में भी जो होता है वो पीसीबी का लेवल जो है नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा हुआ पाया जाता है। और पीसीबी के जो नॉर्मल रेंज है वो 40 से लेकर के 50% तक होता है। परसेंटेज इसका यूनिट है, इसका मानक है, पीसीबी को परसेंटेज में मापन किया जाता है। तो बर्निंग केस में होता क्या है कि जब कोई पेशेंट है जो काफ़ी जल गया है और ट्रॉमेटिक सेंटर वगैरह में आता है तो उसमें देखा जाता है कि उसकी शरीर की पूरी पानी जो है वो सूख जाती है, जल जाती है। तो इसलिए जब भी बर्निंग का केस आता है उस केस में पीसीबी टेस्ट जरूर कराया जाता है और उसमें पीसीबी टेस्ट बढ़ा हुआ पाया जाता है। और सामान्य तौर पे यदि देखें कोई भी मरीज किसी डॉक्टर के पास से यदि जाता है तो ओपीडी के दौरान डॉक्टर मरीज से ये जानना चाहता है कि वो पूछता है कि आप दिन में कितना पानी पीते हैं, आपका जो यूरिन पास आउट की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकें कि व्यक्ति डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। यदि ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि व्यक्ति यदि डिहाइड्रेटेड है तो आप उसको ग्लूकॉन डी हुआ या फिर आपका इलेक्ट्रॉल का पाउडर हुआ, इस तरह के घोल को बना करके देने की उसकी सलाह दे सकते हैं कि वो पी करके जो भी उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो बैलेंस की पूर्ति हो जाए और पानी की पूर्ति जो उसके शरीर में हो जाए। और यदि देखा गया है कि जो पीसीबी का रेंज है वो यदि घटा हुआ पाया जाता है, व्हेन डिक्रीज द लेवल ऑफ पीसीबी इन ब्लड, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, तो उस कंडीशंस में व्यक्ति एनीमिया का शिकार होता है, व्यक्ति में रक्त की कमी पाई जाती है, व्यक्ति को थकान लगने लगती है, व्यक्ति की सांस फूलती है। ऐसे कंडीशंस में पीसीबी का जो लेवल होता है वो घटा हुआ पाया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो बेसिकली इसके लिए जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से पीसीबी लेवल घटा हुआ पाया जाता है। तो यदि हम विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की गोली लेते हैं तो पीसीबी जो घटा हुआ रेंज है उसको अपने नॉर्मल रेंज में लाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ एमसीबी आता है। तो एमसीबी टेस्ट क्यों कराया जाता है इसको हम जान लेते हैं। तो जो आपका ब्लड सेल्स है उसका आकार क्या है, उसका शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि खून का जो फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी छोटा हो गया है। इसका आकलन करने के लिए एमसीबी जांच कराया जाता है। और यदि रिपोर्ट में एमसीबी लेवल बढ़ा हुआ आता है तो हम इसको मार्कोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। यह बेसिकली विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। और यदि जो रक्त का रेड ब्लड सेल्स का जो आकार है यदि छोटा हो जाता है तो हम उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। और इसके बाद जो MCH है, MCHC है, यह आरबीसी और हीमोग्लोबिन के पैटर्न पे ही काम करता है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो आरबीसी हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता हुआ है, उसके लक्षण भी उससे मिलते जुलते हुए हैं। तो आरबीसी का पार्ट तो हमने समझ लिया। अब हम आते हैं WBC क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि WBC घटने बढ़ने से
क्योंकि WBC को हम एक सुरक्षात्मक, शरीर का सुरक्षात्मक इकाई कहते हैं। यह जो भी किसी प्रकार के संक्रमण से लड़ने में हमारे सहायक होता है, जो WBC होता है, जिन्हें हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से भी जानते हैं। तो WBC की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4500 से लेकर के 11000 क्यूबिक पर मिलीमीटर में होता है। क्यूबिक पर मिलीमीटर जो होता है वह इसका एक यूनिट है, ये एक मानक है, इसी में इसको मापा जाता है क्यूबिक पर मिलीमीटर में। तो हम समझते हैं कि जब हमारे ब्लड में WBC का लेवल बढ़ जाता है, व्हेन इंक्रीज द लेवल ऑफ WBC इन आवर बॉडी, देन व्हाट हैपेंस, तो ये ल्यूकोसाइटोसिस के फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस, इट इज द फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर। जब ल्यूकोसाइटोसिस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है तो कहीं ना कहीं यह संकेत देता है कि हमारे ब्लड कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जब यह WBC का लेवल कम होने लगता है, नॉर्मल रेंज से कम पाया जाता है पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में, तो उसको हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। यहां समझेंगे साइटोसिस मतलब कि बढ़ा हुआ, और पीनिया, इंटायर बॉडी में हम जब साइटोसिस और पीनिया का जिक्र करेंगे तो आप यह समझ जाइएगा साइटोसिस का मतलब बढ़ा हुआ और पीनिया का मतलब हुआ घटा हुआ। तो ल्यूकोपीनिया की मैंने बात किया तो ये भी कुछ सीवियर इन्फेक्शंस हुए, आपका बोन मैरो डिसऑर्डर हुआ, तो इस कंडीशंस में आपका जो MCV का जो लेवल होता है वो घटा हुआ पाया जाता है। और WBC के अंतर्गत जो ल्यूकोपीनिया जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें होता है कि बोन मैरो डिसऑर्डर्स और सीवियर इन्फेक्शन देखे जाते हैं जब WBC की मात्रा नॉर्मल रेंज से कम पाई जाती है। तो अब हम समझते हैं कि जैसा हमने समझा कि 4500 से लेकर के और आपका 11000 तक जो नॉर्मल वैल्यू होती है, यदि थोड़ा सा बढ़ा हुआ पाया जाता है, मान लीजिए WBC की जो रेंज आती है पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में वो 12000 आती है, उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं? तो देखिए, जब हमारा ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय होता है जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं और जिन्हें हम रामबाण भी कहते हैं। तो यदि WBC 12000 पाया जाता है तो उस कंडीशंस में आप एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लोरेट, जिन्हें हम CB 625 कहते हैं, क्लेवम 625, मेगा 625, कुछ ऐसे इसके फेमस ब्रांड है, मोक्सिकाइन CB 625, तो हम इसको दिन में 2 बार स्टार्ट करके काफी हद तक इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि WBC आपका 13000 हो गया है तो उस कंडीशंस में आपको थोड़ी हायर एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम सेफुरोक्सिम 500 होते हैं, वो आप दिन में 2 बार उसको ले सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि काफी हद तक आपका जो WBC है वो अपने नॉर्मल रेंज में धीरे धीरे आ जाएगा। और यदि WBC का जो रेंज है वो मोर देन 13000 पहुंच जाता है, उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशंस में आपका एमॉक्सिसिलिन और सेफोटॉक्सिन से काम नहीं चलेगा। उस कंडीशंस में फिर हम करते हैं कि पिप्रासिलिन और टैजोबैक्टम कॉम्बिनेशन की जो ड्रग आती है, जो टेजार 4.5 ग्राम काफी फेमस है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं दिन में 2 बार। और इसके साथ ही साथ आप पेंटापॉइबी भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप कोई स्टेरॉइड भी यूज कर सकते हैं कि इसके एब्जॉर्प्शन को जो कि बढ़ाने का कार्य कर देता है। आप डेक्सामेथासोन ले सकते हैं, बेटनिसॉल ले सकते हैं, प्रेडनिसोलोन ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप इसमें मिश्रण कर सकते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आप उस पर नियंत्रण पाएंगे जो भी इन्फेक्शन वगैरह ब्लड में होता है। तो WBC के अंदर आप जैसा कि समझते हैं न्यूट्रोफिलिया आता है। यह न्यूट्रोफिलिया किसी भी संक्रमण के कारण हो सकता है। आपके रिपोर्ट में किसी भी संक्रमण के कारण यह न्यूट्रोफिलिया आ सकता है। यदि न्यूट्रोफिलिया का जो असर है वो ब्लड में बढ़ा हुआ है तो हम उसे न्यूट्रोफिलिया कहेंगे। यह इन्फेक्शन के कारण बढ़ता है और जब इसका लेवल जो है नॉर्मल रेंज से घटा हुआ होता है तो उसको हम न्यूट्रोफीनिया बोलते हैं। यह बेसिकली कैंसर हुआ या फिर कैंसर के इन्फेक्शन हुए या फिर ट्यूबरोकुलोसिस, इसको टीबी का हम इन्फेक्शन कहते हैं, उसमें मुख्यतः यह देखा जाता है। तो यदि इस तरह की चीज़ें आती हैं, घटी हुई पाई जाती हैं, तो टीबी के कन्फर्मेशन करने के लिए स्पेसिफिक जांच होता है, उस जांच का आप सहारा ले सकते हैं। और यदि ट्यूबरोकुलोसिस कंफर्म हो जाता है तो उस कंडीशंस में आप एलोपैथिक मेडिसिन जो होता है, रिफाम्पिसिन और आइसोनाइजाइड, इस कॉम्बिनेशन की दवा आप चला सकते हैं,
जिससे काफ़ी हद तक आप पाएंगे कि ट्यूबरकुलोसिस में आपको राहत मिलेगी। और इसके बाद आता है लिम्फोसाइट्स। तो हम लिम्फोसाइट को समझते हैं। जब लिम्फोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है, लिम्फोसाइटोसिस जिसको हम बोलते हैं, तो ये कैंसर का जो इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से, या फिर कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से लिम्फोसाइटोसिस, इसका जो लिम्फोसाइटोसिस का लेवल है नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होता है। और लिम्फोसाइटोपिनिया जो होता है वो आपका जैसे टाइफाइड फीवर हो गया, या फिर एसटीडी हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको हम बोलते हैं, महिलाओं में गोनोरिया वगैरह के केस में अक्सर इसको देखा जाता है। तो जो इसके लिए टाइफाइड फीवर हुआ, आपका एसटीडी हुआ, गोनोरिया हुआ, तो ये पाया जाता है लिम्फोसाइटोपिनिया का जब लेवल आपका ब्लड में कम पाया जाता है, लिम्फोसाइटिस का लेवल, तो ये कॉजेज देखे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि टाइफाइड की जांच कराने के उपरांत टाइफाइड कंफर्म हो जाता है, तो उस कंडीशंस में हम कौन कौन सा मेडिसिन प्रीफर कर सकते हैं जिससे कि टाइफाइड को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक राहत मिले। तो उस कंडीशंस में आप ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो आप सिफोडॉक्सिम बीडी यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 बार। पेंटाफोर्टी ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि खास करके कोई भी एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक जब हम यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, जिसको नियंत्रण के लिए हम पेंटापीपीआई का सहारा ले सकते हैं। और साथ ही साथ मोनोसेफाइबी है 2 ग्राम में, उसको सुबह शाम आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि थर्ड आता है आइसिनोफीलिया। आइसिनोफीलिया के अंतर्गत जब ये नॉर्मल लेंथ से ज़्यादा पाया जाता है तो बेसिकली यह एलर्जी कंडीशंस में देखा गया है, क्योंकि जब आपके रक्त में एलर्जी का लेवल बढ़ जाता है तो आइसिनोफीलिया उसको कहा जाता है। और इसमें आप फिनरमाइन मैलिएट जैसा कि एबिल वगैरह आप जानते हैं, एबिल कई फॉर्म में आते हैं, आपके टैबलेट फॉर्म में आते हैं, आपके इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं। तो पेशेंट की सीवियरिटी क्या है उस कंडीशन के हिसाब से आपको डॉक्टर रिकमेंड करके यूज़ करते हैं। और आइसिनोफीनिया की यदि हम बात करें तो ये सेप्सिस केसेस में यूज होता है। यदि रक्त में अत्यधिक संक्रमण हो जाए, जिसे हम सेप्सिस बोलते हैं, काफ़ी हद तक संक्रमण बढ़ जाए, तो ऐसे कंडीशंस में उसको आइसिनोफीनिया बोलते हैं। और उस कंडीशंस में मेरोपेनम आता है, काफ़ी हायर एंटीबायोटिक है, और इसको मेरोपेनम 250 mg IV इसको सुबह शाम आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके उपरांत देखेंगे कि आपको काफ़ी हद तक लाभ मिला है। इसके बाद हम समझते हैं कि प्लेटलेट काउंट के विषय में समझते हैं कि लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है, तो इसको हम समझते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोफिलिया जो होता है, यह आपके बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन हो गया हो, कहीं इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस कंडीशन में जो प्लेटलेट का जो रेट होता है नॉर्मल लेवल से काफ़ी बढ़ा हुआ पाया जाता है। और जो थ्रोम्बोसाइटोफिनिया जो होता है, इस कंडीशंस में देखा गया कि प्लेटलेट का जो लेवल है वो कम हो गया है। तो ये स्पेशली ये देखा गया कि डेंगू फीवर जब होता है तो विशेषतः प्लेटलेट का जो काउंट लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो उस कंडीशंस में उसकी अगर हम मेडिसिन की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो प्लाटेंजा मेडिसिन जो है उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि आपके प्लेटलेट लेवल को बढ़ा देने का कार्य करता है। और साथ ही साथ जो भी मलेरिया की मेडिसिन होती है, एक विशेष इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मलेरिया की मेडिसिन चलती है, फीवर का एक काइंड है मलेरिया, तो उस मेडिसिन की भी प्रॉपर्टीज होती है कि उसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो प्लेटलेट को काफ़ी तेजी से तोड़ने का कार्य करता है, प्लेटलेट को काफ़ी तेजी से गिराने का कार्य करता है, जो भी मलेरिया की मेडिसिन होते हैं। तो उस कंडीशन में भी देखा गया है कि आपका प्लेटलेट लेवल घटा हुआ पाया जाता है। तो मैंने इस पूरे वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें कवरअप की हैं कि सीबीसी क्या होता है, सीबीसी क्यों लिखा जाता है डॉक्टर के द्वारा, आरबीसी क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसके जो पीसीबी क्या होते हैं, एमसीबी क्या होते हैं, एमसीएच क्या होता है, एमसीएससी क्या होता है, आइसोनोफिलिया क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को, डब्ल्यूबीसी के जो संक्रमण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, प्लेटेंजा का जो टैबलेट होता है वो प्लेटलेट को कैसे बढ़ाने का कार्य करता है, तो इन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, जिससे कि यह इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और साथ ही साथ यदि आप हमारे वीडियो पे पहली बार हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें,
क्योंकि यह जानकारी मैं चाहता हूं कि अवेयरनेस जो चिकित्सा का है वो हर जनमानस तक पहुंचने का कार्य करे, आम जनमानस तक। और एक विशेष अपील है आप सभी लोगों से कि मेरे द्वारा बताए गए इस वीडियो में दवा से संबंधित कोई भी जानकारी मात्र एक अवेयरनेस के लिए है, एक जागरूकता के लिए है। कोई भी दवा आप बिना डॉक्टर के सलाह के स्वयं न लें।